संगीत सरिता। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये श्रृंखला। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। बालकृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार। अभी तक हमने तबले की उत्पत्ति, विकास और गठन के बारे में तो बात कर ली जी। और एक गाना भी सुन लिया झप ताल में और एक रूपक ताल जी में। जी। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तबले के कई घराने होते जी हैं। जी। तो ये घराने क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि 13वीं शताब्दी में सदारंग अदारंग जी के समय से ख्याल का प्रचलन शुरू हुआ और तबले का आविष्कार हुआ। तो दोनों का जो आविष्कार है वो दिल्ली में हुआ। इसीलिए तबला जो बजा दिल्ली में उसको दिल्ली बाज के नाम से जाना गया। अच्छा, बाज से ही घरानों के नाम आए? बाज से घराने बने, वो शहर के हिसाब से उसके नाम हुए, लेकिन बाज जितने भी हैं वो दिल्ली से शुरू हुए। अच्छा। तो दिल्ली में दिल्ली घराने के प्रवर्तक उस्ताद सिद्धार्थ खां थे। तो उन्होंने दिल्ली बाज को इस तरह से बनाया कि वो ख्याल के अनुरूप बनाया। जैसे ख्याल में आप पहले आलाप करते हैं, फिर बोल आलाप करते हैं, फिर ताने करते हैं, फिर छोटा ख्याल गाते हैं या द्रुत ख्याल गाते हैं, उसी तरह से उन्होंने उसमें पेशकार, कायदे रेले और टुकड़े, इस तरह से उसका गठन किया और बाज बनाया। अच्छा। और दूसरा घराना? अब दिल्ली घराने के जो वंशज थे वो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। वो किस तरह से कि देखिए, बोली बख्श जो थे उनके पुत्र थे सिद्धार्थ खां साहब के, और उनके शिष्य थे उस्ताद मुनीर खां साहब। मुनीर खां साहब के शिष्यों में अहमद जान तिरख्वा खां साहब, शमसुद्दीन खां साहब और अमीर हुसैन खां साहब थे। अमीर हुसैन खां साहब उनके भांजे भी थे। अच्छा। उनके भतीजे थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन खां। ये जो बोली बख्श जो थे उसके साथ में सिद्धार्थ खां के एक तीसरे पुत्र थे और उनके भी 3 पुत्र थे। अच्छा। तो उनका नाम था मक्खू खां, मोदू खां और बख्शू खां। अच्छा। लखनऊ के जो उस वक्त के नवाब साहब थे उनके आग्रह पर मोदू खां और बख्शू खां लखनऊ चले गए। अच्छा। और इस तरह तबले का जो पूरा जो बाज है वो लेके लखनऊ चले गए और वहां जाकर के लखनऊ घराना हो गया। अच्छा, तो उनके बाज में कुछ फर्क आया होगा? यूं हुआ कि दिल्ली का जो बाज था बड़ा मीठा, 2 उंगली का बाज कहलाता है, जिसमें किनार और लव का बड़ा उपयोग होता था। हाँ, बड़ा मीठा बाज। अब जब ये लखनऊ गया तो उसके ऊपर पखावज का और नृत्य का फर्क पड़ा। तो क्योंकि पखावज के बोल बड़े और खुले हुए होते, हाँ, मोटे मोटे बोल होते थे, तो उसके ऊपर फर्क पड़ने के कारण वो बाज जो है खुल गया और खुला हो गया और आंच के साथ बजने लगा। तो उसमें किनार का जो उपयोग है वो कम होने लगा। अच्छा। और बड़े बड़े परण बजने लगे जो दिल्ली घराने में नहीं बजते। अच्छा, उसकी मिठास पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। हाँ, यहाँ पे परण बजते हैं, चक्करदार गतें बजती हैं। बड़ी बड़ी पुरानी उस्तादों ने बहुत सारी गतें बनाई, वो सब पूरब या लखनऊ बाज में बजती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अजराड़ा घराने के बारे में। जी हाँ। अजराड़ा जो है एक गांव है जो मेरठ जिले में है। तो वहाँ पे ये जो दिल्ली घराने के सिताब खां के शिष्य है ना, कल्लू खां और मीरू खां, वो गए और उन्होंने उसकी वहाँ पे नींव डाली। ये दोनों भाई थे और मेरठ में रहते थे, अजराड़ा गांव में, इसलिए उनके बाज का नाम अजराड़ा घराना पड़ा। इसकी क्या विशेषता थी? देखिए, दिल्ली और अजराड़ा घराना करीब करीब एक जैसा ही है। दोनों में बहुत खास फर्क नहीं है, लेकिन किनार भी उसमें और इसमें भी किनार। शम्मू खां साहब ने या हबीबुद्दीन खां साहब ने जो अजराड़ा बजाया उसमें तीसरी जाति के आड़ लेके कायदे ज्यादा बजाए। अच्छा, किस तरह आड़ लेके कायदे? जी, जैसे दिल्ली घराने में धाते टे धाते टे धादा टे धागे तिन्ना के ना ताते टे ताते टे धादा टे धागे धिन्ना के ना, या धाती धागे ना धाते कर धाती धागे तिन्ना के ना ताती धागे ना धाते कर धाती धागे धिन्ना के ना, ये बराबर की लय के कायदे हैं। अजराड़ा में इसको आड़ लय में बजाया। जैसे धिन धगे ना धा धगे ना धाते के खित के धिन जना के ना ताके ते के धिन धगे ना धाते के खित के धिन जना के ना, या फिर धा 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 घने धा घने धाते के के धिन जना के घने धा धा घने धा घने धाते के घने जना के घने के तिन ताके ते के ताके ते ताके ते घने धा धा घने धा घने धाते के घने जना के, इस तरह से आड़ लय में उन्होंने उसको। अच्छा। अब उसमें विस्तार जितना दिल्ली में संभव था उसमें इतने ज्यादा संभव नहीं, लेकिन ये इसकी खूबसूरती और अलग पहचान। हाँ, अलग पहचान होती ना आड़ के। जी। अब अगले घराने की बात करें। लखनऊ के बख्शू खां साहब जो थे उन्होंने अपनी पुत्री की शादी फर्रुखाबाद के विलायत खां से की, जो आगे जाके हाजी विलायत अली खां साहब के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने दहेज में अपनी लड़की की शादी में 12 कायदे उनको दिए थे। अच्छा। उस वक्त ऐसा ही चलन था। और उन 12 कायदों के और भी उन्होंने उसके
कायदे बनाए हाजी विलायत अली खां साहब ने। उनके नाम से बहुत सारे गतें जो हैं लोग बजाते हैं, नाम लेकर के बजाते हैं। उसी सुंदरता से, उसी सच्चाई से उसको बजाना पड़ता है। मतलब उनको सम्मान भी देते हैं। बिल्कुल। उसे हाजी विलायत खां साहब के शिष्यों में एक थे चूड़िया इमाम बख्श खां साहब, मुबारक अली खां साहब, सलारी मियाँ, जिनके बहुत सारे बंदिशें लोग बजाते हैं। ये सब उनके बहुत ही अच्छे उस्ताद हुए अपने ज़माने के। ये सब फर्रुखाबाद में आए, और फर्रुखाबाद जो है इस तरह से अलग हो गया थोड़ा सा दिल्ली और लखनऊ से। अब मैं आपको बनारस घराने की बात कहूँगा। अच्छा। तो बनारस घराने की नींव जो है ये उस्ताद मोदू खां साहब ने इस तरह से रखी कि बनारस के पंडित राम सहाय जी लखनऊ के मोदू खां साहब के शिष्य बन गए। अच्छा। और इस तरह लखनऊ से तबला बनारस आ गया। अच्छा। अब बनारस में क्योंकि शुरू से ही नृत्य का प्रचलन रहा है और पखावज का अधिक रहा है, इसलिए बनारस घराना एकदम खुला हो गया। तो इसमें बड़े बड़े बोल, परण और चक्करदार टुकड़े, तोड़े, आमाद, ये सब जो डांस की चीजें हैं वो सब तबले में बजती हैं। बाएं का काम जितना अच्छा बनारस में होता है उतना अच्छा किसी घराने में नहीं होता। खास तौर से घिस्सा बुरे महाराज जी का देख लीजिए, या पंडित किशन महाराज जी का बायां देख लीजिए। इतना बढ़िया बायां और इतना मीठा बायां आपको किसी और घराने में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वैसे सभी घरानों में अच्छे बजते हैं, लेकिन बनारस की कुछ खासियत ही अलग है। अच्छा जी। अब आप पंजाब घराने की बात करते हैं। पंजाब घराना तबले का घराना नहीं है। इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। दिल्ली व अन्य तबले के घरानों से इसका कोई संबंध नहीं है। यह घराना पखावज पर पूर्णतः आश्रित है। तो पखावज के जो खुले बोल हैं इसमें बंद करके बजाए जाते हैं, इसलिए ये घराना अपने आप में एकदम अलग है। इस घराने के फकीर बख्श खां साहब जो थे, उन्होंने इस घराने का निर्माण किया। इनके शिष्यों में कादर बख्श खां साहब, करम इलाही, मलन खान, ये सब जो हैं कादर बख्श खां साहब के शिष्य उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, ये सब पंजाब घराने के उस्ताद हुए। अच्छा। जिन्होंने उस अंग से बजाया इसको। और इसमें कायदे बजते हैं, गत बजते हैं, परण बजते हैं, बड़े लंबे लंबे परण बजते हैं इसमें, और लंबी लंबी चक्करदार टुकड़ों के साथ में दूसरे जो ताल हैं, जैसे 3 ताल के अलावा झपताल, रूपक ताल और 11 मात्रा, 13 मात्रा या 15 मात्रा, इसका भी उसी तरह से उतना ही विस्तार किया जाता है जितना कि तब 3 ताल में किया। हाँ। पंजाब घराने की खासियत ये है कि बाकी तालों में भी उसी तरह से विस्तार होता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी बालकृष्ण जी आपने हमें ये दी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं, तबला सामने रखा है, बातें इतनी हो गई तबले पर, 3 ताल थोड़ा सा आप सुनाए। हाँ जी। ये 3 ताल का चक्करदार टुकड़ा था। 16 मात्रा की। जी, 16 मात्रा की। फिल्मी गीतों में 3 ताल का उपयोग बहुत किया है। एक गाना जो है किनारा फिल्म का गाना मुझे बहुत पसंद है। इतना खूबसूरत 3 ताल बजाया है जिसमें गुदई महाराज ने बजाया है। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले छुम चनन बोले जनक जन बोले, छुम चनन बोले जनक जन बोले, मीठे बोल बोले
बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले दा देता ता देता ता देता ते कता गदिगिन धान दिके कता गदिगिन दा 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 देता ता देता ता देता ते कता गदिगिन पग पग नाचे रे पग पग नाचे रे घुंघरू की दासी पग पग नाचे रे घुंघरू की दासी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।